नमस्कार, स्वागत है आपका जय निमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको पता नहीं क्या होता चला जा रहा है। या तो वो आपे से बाहर जा चुके हैं, या तो उनके ऊपर काम का इस तरीके से बोझ लाद दिया है मोदी सरकार ने या मोदी और शाह साहब ने, कि उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसी एक आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करनी है। अब एक वर्चुअल मीटिंग वो ले रहे थे, कल की बात है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव दो फेजेस में होने हैं, एक 23 को और 29 अप्रैल को। तो कल वो एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, जिसमें कि पश्चिम बंगाल के जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए हैं उनके साथ और भी अधिकारियों के साथ वो एक वर्चुअल मीटिंग यानी कि ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। और उस मीटिंग में अनुराग यादव नाम के एक आईएएस अधिकारी भी थे, जो कि कूच बिहार साउथ में ऑब्जर्वर के तौर पर अभी मिड मार्च में 16 या 17 मार्च के आसपास उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और उनको एक बतौर ऑब्जर्वर करके भेजा गया था। उस वर्चुअल मीटिंग में जाहिर सी बात है कि ज्ञानेश कुमार सबसे पूछ रहे होंगे कि आखिर क्या प्रोग्रेस है सबकी। वो प्रोग्रेस अनुराग यादव जो अधिकारी हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं, वो नहीं बता पाए। तो ज्ञानेश कुमार ने उनसे ये कहा कि अब आप जा सकते हैं, और बहुत रूडली उस मीटिंग में बात किया। और चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग के जो अधिकारियों के सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे थे कि उनके बात करने का जो लहजा था ज्ञानेश कुमार का, वो बहुत ही आपत्तिजनक था, अपमानजनक था। जिसके बाद अनुराग यादव ने ये कहा कि हमारी 25 साल की सर्विस है, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। फिर उनको ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया गया और वो उस मीटिंग से चले गए। उसके बाद ये खबर काफी वायरल हुई, और आज इसको लेकर काफी प्लेटफॉर्म्स इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। आखिर ज्ञानेश कुमार को हुआ क्या है, और अनुराग यादव ने अगर इस तरीके का जवाब ज्ञानेश कुमार को दिया है, तो वो अपने आप में ब्यूरोक्रेसी में क्या कुछ हो रहा है उसको एक तरीके से दर्शाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने एकेडमिशियन और इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद। अनुराग यादव नाम के इस आईएएस अधिकारी ने जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार को जवाब दिया है, क्या अब ज्ञानेश कुमार इसी के लायक बचे हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाह हैं, क्या वो भी अब ज्ञानेश कुमार से त्रस्त हो चुके हैं? देखिए नीलू जी, जो गणेश कुमार कर रहे हैं, आपने बोला शायद उन पे काम का बोझ है, या फिर वो मोदी जी को। बेसिकली काम का बोझ नहीं है, वो जो करना चाहते हैं उसमें अभी भी उनको शंका है कि जो हेरा फेरी करनी है। मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो चुनाव जो निष्पक्ष होना चाहिए था वो एक पक्षपात में कर रहा है। उसके लिए उसका एक पूरे का पूरा तंत्र बनाया हुआ है, जिसके उसने आप जानते हैं कि कितने सैकड़ों अधिकारी वहां से बदले, पुलिस ऑफिसर से लेकर वो वीडियो के डेवलपमेंट वाले ऑफिसर्स एंड ऑल दैट, जो ये बंगाल में सब कुछ कर रहा है। पहले एसआईआर में जैसे उसने, अब दूसरा बात वो ये कर रहा है कि वो ऐसे मान रहा है कि मैं सबसे ऊपर हूं, किसी की भी इंसल्ट करता है। एक दिन पहले उसने 4 एमपी की इंसल्ट की, जिसमें 2 महिला एमपी है। तो गणेश कुमार को ऐसा कोई पावर नहीं है। गणेश कुमार को ऐसा ना तो उसके पद का लेकिन डॉक्टर जो गर्ग, जिम्मेवारी अनुराग है। यादव के केस में ये कहा जा रहा है कि मार्च से वो कार्यरत थे बतौर ऑब्जर्वर कूच बिहार साउथ में। ज्ञानेश कुमार ने वर्चुअल मीटिंग में ये उनसे पूछा कि आखिर कितने पोलिंग बूथ्स हैं। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहे और उसकी संख्या वो नहीं बता पाए। और उसके बाद ये बहस शुरू हुई, और उन्होंने बतौर ऑब्जर्वर के पद से उनको हटा भी दिया ज्ञानेश कुमार ने, जब उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया तो। नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे। जो गणेश कुमार कर रहा है, पहले जो गणेश कुमार कर रहा है, जो एमपी गए थे उनको भी यही बोला कि जी आप तो ठीक नहीं बोल रहे, आप तो मेरे से ऊंची भाषा में बात कर रहे हैं। जब गणेश कुमार बात करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, वो ऐसे बात करता है जैसे उसको नहीं करनी चाहिए। वो ऑफिसर जैसे करते हैं सीनियर ऑफिसर, ऐसे बात नहीं कर रहा। एक तो बात ये है। दूसरा, अभी मैं इस बात में नहीं जा रहा कि मिस्टर यादव को पूरी बात मालूम थी नहीं थी, उसको मालूम होनी भी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बातें पे नहीं जा रहा। हर सरकार की एक मीटिंग में एक आचरण होता है, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, लिखने में भी और बोलने में भी। उस भाषा का हमें प्रयोग करना होता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। भले कैसी भी सिचुएशन हो, हालात कैसे भी गंभीर हो, हम उस भाषा को नहीं छोड़ सकते। अगर उस भाषा को छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो फिर अधिकारी नहीं रहा। ऐसे तो कोई भी कुछ बोलना शुरू कर देगा, कोई सीनियर अफसर।
हर सीनियर ऑफिसर की बल्कि ये जिम्मेवारी रहती है कि वो अपने जूनियर्स को, अगर उनका कोई काम नहीं भी हुआ, उनको नहीं आ रहा काम, उनको समझ में नहीं आ रहा, जहां वो थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, दिलचस्पी नहीं ले रहे, उतना पूरा अपना मंशा नहीं लगा रहे, तब भी उनको ठीक करने का एक तरीका होता है। उस तरीके को वो छोड़ नहीं सकता। गणेश कुमार ने केवल तरीका ही नहीं छोड़ा, वो आप कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। एक भी जिम्मेवारी गणेश कुमार नहीं लेता। जो जो बातें गणेश कुमार कहता है, वो कितना झूठ बोलता, मैं शब्द झूठ यूज कर रहा हूँ, गलत बयान नहीं करता है। जैसे उन्होंने बोला कि जी हमने इतने देखे, अब हम रोहिंग्यों को, हम इनको इनको वोटर बना दें। अब बताए कौन से बाहर लोग आए हैं? गणेश कुमार। ये एसआईआर किया गणेश, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हुई बात है, बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई बात है। एसआईआर का कहाँ से उनको हुक्म मिला? बताए कि इस तरीक को तो वो जो वर्कशॉप ले रहा है उसमें तो बात कर ही रहा, 24 को वो ये जारी कर रहा है। अब जब उसने आईएएस ऑफिसर से पूछा, पहली बात तो ये है, प्रवेशक को उनकी गिनती को जो मैथमेटिक्स का इम्तिहान नहीं दे रहे हम सरकार में। मैं आपको बता देता हूँ, एक दफा मैंने अपने सब सुपरिंटेंडेंट ब्रांच ऑफिसर का, नया नया मैं गया उस ऑफिस में, मैंने सोचा चलो यार आपका नॉलेज देखते हैं कितना है। तो मैंने एक पर्चा बना दिया, उसमें उनको बोला आप किताबें देख के बता सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई कोई है, क्योंकि आपने जो फाइल में किताबें देख के ही लिखना है, रूल तो आप किताबें देख के लिखो, टाइम जितना मर्जी लो, लेकिन देख लो। किसी ने पूछा मेरे से इसका उद्देश्य क्या था, मैंने बोला इसका उद्देश्य था कि बहाने से किताब तो देखेंगे ना। सो ये तरीका नहीं होता, हम बोलेंगे आपको ये क्यों नहीं आता, ऐसे क्यों नहीं आता, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। ऐसे हम कभी नहीं बोलते मीटिंग में। मीटिंग में हम उनको सिखाना होता है, अगर कोई कमी पेशी है उसको दूर करना होता है, ना कि उसकी इंसल्ट। दूसरी बात है, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं नहीं जी, जो अपमान की क्या है, जो जिम्मेवारी है वो सबसे बड़ी है। जिम्मेवारी तभी निभाई जाती है जब इंसान का सम्मान कायम रहेगा। अगर उसका सम्मान खत्म हो गया तो जिम्मेवारी निभा ही नहीं सकता। जिम्मेवारी केवल सम्मान वाले निभाते हैं, दूसरे केवल चाकरी करते हैं, झूठ इधर उधर की बातें करते हैं। तो इस जॉब में मैंने बहुत से लोगों से पहले भी बात करता रहा हूँ। एक दफा एक आईएएस ऑफिसर ने छोड़ा, मैं कहने लगा डॉक्टर साहब हम तो इज्जत के लिए तो आए थे, यहाँ तो अब बेइज्जती होने लगी, हमने छोड़ दिया। नौकरी छोड़ रहे हैं लोग। जब आप किसी का इंसल्ट करेंगे, आपकी उसकी तो आत्मा मर जाती है। कल ही मेरे को एक बात आ रही, मैं क्यों बता रहा हूँ, उसको छुट्टी देने में कोई उसका बॉस तंग करता था, पब्लिक सेक्टर। उसने बोला, फिर उसको बोला नहीं नहीं आप ऐसे करो, आप इतने वैल्यूएबल हैं। उसने बोला जी अब वो पुराना बंदा तो मर गया, आप लोगों की आत्मा को मार रहे हैं जो ऐसे बॉस होते हैं जैसा गणेश कुमार है, क्योंकि वो काम नहीं, करना लेकिन चाहता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि सही खबर क्या यही है, क्योंकि जो टेलीग्राफ वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं उसको एक छोटा सा पोर्शन मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि आयोग की हाँ मीटिंग पर में हुआ क्या। अब ये देखिए, द हाँ टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार अनुराग यादव को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जनरल ऑब्जर्वर बनाया गया था। वह एक वर्चुअल मीटिंग में अपने क्षेत्र के बेसिक सवालों का तुरंत जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से उनकी बहस हो गई। हालांकि आयोग का कहना है कि उन्हें बहस के कारण नहीं बल्कि काम में कमी के चलते हटाया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अनुराग आयोग को पर्यवेक्षक पद से हटाने के मामले में राजनीति को भी गरमा दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने का संकल्प लिया है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मामला खाली इतना है, या फिर हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार की बात मानने से इनकार कर दिया हो अनुराग यादव ने और ये वजह से उनको हटाया गया है? क्योंकि ये मामला इतना सिंपल नहीं है, खाली आप पोलिंग बूथ की संख्या नहीं बता पाएंगे और उस वजह से आपको हटा दिया जाएगा। नहीं, केवल हटाना नहीं है नीलू जी, उसकी इंसल्ट की है। मेरे को ऐसे लगता है कि गणेश कुमार जो चाहता था उसने मना किया होगा करने से, जो मेरे को लगता है, क्योंकि बैठ के ये बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। कई दफा बोलते हैं कि ये ऐसे कर देना, कई दफा बड़े प्रेम से बोलते हैं, कई दफा रोब से बोलते हैं, कई दफा बोलते हैं आपको तो करना ही होगा। ये बातें करते हैं। जैसे मैं आपको एक चुनाव आयोग की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये तो उस चुनाव आयोग में एक अरुण कुमार गोयल लगाए थे, एक दिन में हमारे पंजाब कैडर के थे। तो एक दिन में उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके उसको लगा दिया इमीडिएटली। उसके बाद चुनाव के मामले में ही, और बिहार में कोई बंगाल में कोई मीटिंग हो रही थी, तो वो छोड़ के चले गए।
क्यों छोड़ के चले गए? और उसी दिन आ गया कि मुख्य चुनाव आयोग जो उससे करवाना चाहता था, हालांकि ऐसा नहीं था, वो थोड़ी बहुत बात कर सकता था, जितनी को हो सकती है। आईएएस में एक रहता है कि जो सत्तासीन है उसकी थोड़ी बात मान लो, दूसरे की भी मान लो, ताकि एक बैलेंसिंग एक्ट रहता है, उसको संतुलन बनाना होता है। तो लेकिन वो ज्यादा चाहता था राजीव कुमार, तब वो राजीव कुमार से उसकी हुई थी। लेकिन उसने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया, जिसको अपनी मन मर्जी से लगाया गया था, उसको इस्तीफा देके चला गया। वो क्यों चला गया? इसका मतलब चुनाव जो, और राजीव कुमार से ये तो बहुत ऊपर है, जो गणेश कुमार है उससे भी बहुत ऊपर है। अब राजीव कुमार के होते हुए एक चुनाव आयुक्त जो था वो इस्तीफा देके गया। आज तक बात नहीं सामने आई कि क्यों देके गया। बात तो हेरा फेरी की थी, तब भी बंगाल में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि बंगाल पे बीजेपी की एक नजर है, वहां वो पूरे का पूरा उसको कैप्चर करना चाहते हैं। अब कई जो बड़े इलेक्शन के माहर हैं वो भी बोल रहे हैं कि अब तो इनको इतनी सीटों का फायदा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कुछ भी बोले, उनका अपना एक काम है, वो करते हैं, उनका अपना हिसाब किताब है, वो भी एक विज्ञान है। लेकिन पहले अरुण कुमार को जाना पड़ा। अब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के आईएएस ऑफिसर को ये बताना पड़ा कि मेरे को आप ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे बोलने का उसका अधिकार था, ऐसा कहने का कि नहीं, आप बात तरीके से करिए। अगर मेरी गलती, मैं बोलता रहा हूं कि देखिए जी, अगर मेरी गलती, आपको मिसबिहेव करने का कोई तरीका नहीं है, आप मेरे को चार्जशीट करिए, मैं जवाब दूं उसका। मिसबिहेव करना तो हमारे प्रशासन में कोई कहीं है ही नहीं है। अब तो गणेश कुमार को चार्जशीट होना चाहिए कि इसने मिसबिहेव कैसे किया। काम नहीं किया उसको चार्जशीट करते हैं, अभी तो उसको बदला है, काम ना करने के लिए बोलते हैं। ये ये भी गलत बयानी है। ब्यूरोक्रेसी में क्या करते हैं, जब किसी पे एक्शन लेना होता है फिर बोलते हैं जी इसको काम नहीं आता था, ये काम करता नहीं था, ये कमजोर है। और होता है कि कोई पर्सनल काम कराना होता है, कोई गलत काम कराना होता है, उसे मना कर देते हैं। मैं तब बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास एक फोन आया, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला जिनको आपने फोन किया वही बोल रहा हूँ। तो अब मैंने आपको काम बोला था, मैंने बोला वो तो काम हो नहीं सकता। फिर मैं ऊपर वालों से बात करूं, मैंने बोला मैंने आपको कब ऊपर रोका है ऊपर वालों से बात करने से? कर लो, आप सीएम से बात कर लो, मेरे से आप बात ही क्यों कर रहे हैं? अब मेरे को ये कहना तब पड़ा जब मेरे को ऐसी कहानी डाल रहा है। मैंने बोला आप मेरे से बात ही क्यों कर रहे हो, आप सीएम साहब से बात कर लो। तो उस रूप में जब कोई ऊपर जो अपने आप को, क्या बड़ा ही हो बड़ा ना हो, गणेश कुमार तो चलो उनके ऊपर है, ये अधिकारी तो मेरे ऊपर भी नहीं था, लेकिन फिर भी जब कोई इंसान आपसे बात करने का तरीका बोलता है ऐसा, तो उसको जवाब ही देना होता है। ये आपकी भी गरिमा का सवाल है, और ये पद की गरिमा का सवाल है, केवल यादव की गरिमा का सवाल नहीं है। ये आईएएस जो पद है उसकी गरिमा का सवाल है कि आईएएस लोगों को कैसे बिहेव करना है, उनके सीनियर्स ने और उनके जूनियर्स ने। आईएएस में तो बहुत शांति से बात करते हैं जूनियर भी, लेकिन इसने प्रोवोकेशन गणेश कुमार ने इतनी ज्यादा की होगी कि उसको बोलना पड़ा। तो आज तक तो उसका आया नहीं कि उसने यूपी में जितने लोग, जितने मैं लोगों का सुनता हूँ, वो तो बहुत अच्छा ऑफिसर है। मनरेगा में लोगों ने बताया है कि मनरेगा में जितना शानदार काम, और मनरेगा में काम वही करता है जिसका कमिटमेंट हो लोगों के साथ। नहीं तो मनरेगा में काम तो बस ठीक है जी, गरीब लोग हैं आते हैं, हो गया, तब नहीं थी। जब लोग अच्छे काम करते हैं तो वो ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं कि मेरी अननेसेसरी कोई इंसल्ट ना करे। तो इंसल्ट वो किसी की करते नहीं तो आप सुनते भी नहीं है। मेरे साथ तो कई दफा हुआ है ऐसा। एक दफा मेरे को तो डिसमिस का ऑर्डर कर दिया था। कहने लगे अच्छा। तो फिर जब पूछा गया, उन्होंने बोला देखिए जी, ये इधर उधर की बात नहीं सुनता, काम अपना जानता है, काम करता है, निष्ठा से काम करता है हमारे पास, लेकिन इधर उधर की बात नहीं सुनता। ये किसी भी ऑफिसर में गुण होना जरूरी है कि इधर उधर की बात मत कर, पते की बात कर जो मेरा। अब आप बोलते हैं कि आप जी बताओ आपके पास कितने बूथ हैं, पोलिंग बूथ? क्या प्रदेश का काम पोलिंग बूथ की संख्या को जवानी याद रखना है, जो उसके पास लिखती होनी चाहिए? क्यों जवानी याद रखे हो? कल को बोलेंगे आपके पास वोटर कितने हैं, आपके पास गांव कितने हैं। पोलिंग बूथ तो एक गांव में कितने पोलिंग बूथ हैं? भाई उसका काम है कि उसने तो कोई मैनेज नहीं करना ना। सुनिए नीलू जी, उसका काम क्या है? उसका काम है कोई शिकायत आएगी तो उसको हैंडल करना। उसका काम ये नहीं है कि वहां पोलिंग पार्टी पहुंची है या नहीं, वहां पोलिंग का अरेंजमेंट ठीक है या नहीं। जब शिकायत आएगा उसको दिखना, ओवरऑल देखना। ओवरऑल वो देख लेगा, मीटिंग कर लेगा, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। सो आज पोलिंग बूथ की गणेश कुमार बता दे कि ये 5 सीटों में कितने पोलिंग बूथ हैं, जवानी बता दे बिना देखे, अगर ऐसी बात है।
भाई देख के बता सकता है, नहीं भी बताया कोई बात नहीं भाई, इसको ये डाटा तो आपको जवानी याद होना चाहिए। ये कोई इम्तिहान नहीं होता, ये केवल जानकारी लेना होता है। और जानकारी हम बोलते हैं कि किताब आपके पास रखी इसीलिए, नहीं तो फिर जवानी जितने इनके पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको क्यों बार बार ट्रेनिंग देते हैं? अगर ऐसे हो ही सकता है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें क्यों निकालते हैं, ईवीएम कैसे पैक करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है? वो जवानी कोई जरूरी नहीं होता, ओरल जरूरी नहीं होता। और दूसरा, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। दिनेश कुमार अगर उसमें मॉरल पावर है, अब मैं नैतिक पावर की बात कर रहा हूं, अब मैं उसके पद की पावर नहीं कर रहा। अगर उसमें नैतिक पावर है, शक्ति है कि मैं सच्चा हूं, तो जो उसका सीसीटीवी फुटेज है, तब हुआ जब उन्होंने 4 एमपी का इंसल्ट किया, और अब हुआ। और इससे मैं क्यों कहता हूं कि गणेश कुमार का आत्मा बन गया, जब वो ये एमपी को, एक पार्टी के जो लीडर है संसद में, उसको ये बोलता है घटरस, ये भाषा नहीं है। ये तो पहले है वो ना, जादव से पहले हुई है ना ये बात तो अगर उनको बोल सकता है, जो एमपी हैं, जो नुमाइंदे हैं, तो आपने जिसको सबॉर्डिनेट समझता है उसको तो कुछ भी बोल सकता है। मेरे हिसाब से तो अभी उसको रिलीज करना चाहिए। ये बड़ी प्रोवोकेशन हुई होगी, वो दूसरी बात है। सरकार हमारी तरफ उसको लुकोएगी, दिखाएगी नहीं। पब्लिक करे ना कि नहीं, ये बात लेकिन हुई, इसीलिए अगर बताओ आप। कुल मिलाकर अनुराग यादव का केस क्या कहता है अपने आप में? मामूली बात नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ऐसे, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का एक आईएएस ऑफिसर है, उसको इस तरह से बात कर रहे हैं। हम क्या माने कि क्या क्या ज्ञानेश कुमार की बात उन्होंने नहीं मानी और इस वजह से उनको हटा दिया गया ऑब्जर्वर के पद से? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, कूच बिहार साउथ का जो इलाका है वो बीजेपी के कब्जे में था। तो ये भी तो बिल्कुल। कारण हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार की वो बात अपने अपने हिसाब से वो नहीं मान रहे हो, इसलिए उनको हटा दिया गया। नहीं, मैं तो मानता ही हूँ, इसीलिए मैंने अरुण कुमार का एग्जाम्पल दिया है। मैंने अरुण कुमार गोयल का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि वही बंगाल में हुआ था 2024 के इलेक्शन के साथ। जो इनकी बात नहीं मानता, वो रिजाइन करके चले गए, क्योंकि वो तो पहले ही उसकी सर्विस पूरी हो चुकी थी, कुछ दिन रहते थे आईएएस में रिटायर होने से। ये अभी आईएएस में काम कर रहा है। तो इस रूप में गणेश कुमार ने, आपने सही बोला, गणेश कुमार ने उसको कहीं इधर उधर की बात के लिए बात की हुई होगी। वो नहीं मानता होगा। बीजेपी वाले लोग जो हैं कूच बिहार में, उन्होंने कहा होगा कि जी हमारी तो बात ही नहीं सुनता। हम जानते हैं, रोज बोलते हैं, पार्टियों वाले तो आके बोलते हैं जी ये ऑफिसर का काहे का जब हमारी बात नहीं मानता। हम बोलते हैं उसको अंदर कर दो, उसको पकड़ के कर दो, उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, ये सुनता नहीं है। पार्टियों वाले ये शिकायतें करते हैं। कई दफा उनकी ट्रांसफर वगैरह आईएएस की होती है इस बात पे। मैंने एक बहुत बड़ी ईमानदार आईएएस अफसर को देखा, उसकी डिप्टी कमिश्नर के पद से ट्रांसफर किया, तो मुख्यमंत्री ने उनको बुला के बोल दिया कि देखिए मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं आपकी ट्रांसफर कर रहा हूँ। सो ये जो लोग हैं, गणेश कुमार ने, बीजेपी के जो लोग वहां हैं कार्यकर्ता, वो तो सीधी गणेश कुमार के पास, उनकी वो दोनों की आपस में मिली भुगत है, तो गणेश कुमार के पास से कहते हैं की होगी। तो फिर इन्होंने एक स्क्रिप्टेड, आई एम रेडी टू से, एक स्क्रिप्टेड स्टोरी बनाई कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे पूछेंगे। मैं, क्योंकि मैं एकेडमिशियन भी हूं, हम एग्जाम में ऐसे तो किसी को फेल करना हो तो जब मर्जी फेल कर दो, ऐसे करे गणेश कुमार मेरे सामने आ जाए। मैं तो कोई इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर रहा ना, वो तो कर रहा है। मेरे सामने आ जाए, मैं 2 सवाल में गणेश कुमार को फेल करके दिखा दूंगा, और मीडिया के सामने बड़े प्रेम से पूछ के साथ में बोलूं, अच्छा गणेश कुमार जी, आप तो मुखिया चुनाव जिक्र हैं, आप तो इतनी बड़ी एसआईआर कर रहे हैं, आपको ये भी मालूम नहीं है। मैं प्रेम से बात करूंगा, लेकिन ये एक्सपोज हो जाएगा कि उसको आता नहीं है। फिर ये भी बोलूंगा कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, अपना कागज देख के नहीं, तो बता ये दो। भी हो सकता है फिर कि भी नहीं बता अनुराग, पाएगा। नहीं तो ज्ञानेश कुमार को ये रियलाइज हो गया होगा कि ज्ञानेश कुमार अब बेनकाब हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, तो उससे अच्छा है कि अनुराग यादव को निकाल के बाहर ही कर दो, हटा ही दो ऑब्जर्वर के पोस्ट से। क्योंकि ये तो बहुत ड्रास्टिक स्टेप है कि कोई एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर अभी मार्च में अपॉइंट हुआ और वो पोलिंग बूथ की संख्या नहीं बता पाया और ज्ञानेश कुमार ने उसको हटा दिया। ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। नहीं, मेरे हिसाब से पोलिंग बूथ की संख्या नहीं बताई तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। ऐसे जवानी तो बहुत कुछ, मैं पहले आप तो, नीलू जी देखने में हम, क्योंकि लोगों में ऐसा एक भीड़ तंत्र नहीं, बन रहा है लेकिन आप क्या किसी जो, ऑफिसर की कॉम्पिटेंस बेसिस पर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई वो ऑफिसर नहीं कॉम्पिटेंट, नहीं 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 अगर नहीं वो नहीं इतने नहीं नहीं, दिनों में मैं पोलिंग बूथ की संख्या नहीं बता पाए तो? मैं वही बता रहा हूँ, ये बहाने हैं, ये बहाने हैं, काम कुछ और है। ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है, ऐसा तो हम किसी को ही नहीं बोलते।
वो आपको ऐसा नहीं बता, आपको ये नहीं मालूम। जिसको जो एग्जामिनर ईमानदार ना हो, फेल करना चाहता हो किसी को, फिर वो उल्टे सीधे सवाल पूछता है। अगर वो जवाब ठीक भी दे, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे करना होता है। सो उस रूप में, क्योंकि उसके मन में तो बेईमानी है, बेईमानी के कारण वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है और गलत काम भी करना चाहता है। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरा बायस है। मैं गणेश कुमार का जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जितनी भी, जो मैंने इसका पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बिहेवियर देखा है, जो इसका तौर तरीका है बात करने का, जो इसका जब कोई बात बता रहा होता है उसका बताने का तरीका होता है, और आज ये यादव साहब से जो बातचीत हुई, उससे मेरे को ये, बीइंग ए डॉक्टर आल्सो आई कैन से, गणेश कुमार नीड सम चेकिंग। Ganesh Kumar, I don't think that he is behaving normally. A normal person, normal IAS officer, sitting as a Chief Election Commission of India, cannot do like that. ये कर ही नहीं सकता वैसा चीफ इलेक्शन कमीशन जैसा भी हो, जब तक उसके दिमाग में कुछ ऐसी वैसी बात उथल पुथल ना हो। तो इसलिए उसको अपना आराम करना चाहिए, गणेश कुमार को, जो आपने बोला प्रेशर के। और दूसरा, वो बीजेपी वाला प्रेशर जा तो कम कर ले, जब बोले बाबा आप अब मेरे से इससे ज्यादा नहीं होगा। मैंने जब अरुण कुमार का, आपके साथ तो नहीं हुई इंटरव्यू, मैं एक लाइन क्यों बोल रहा हूँ आपके सवाल को जवाब देने के लिए, प्रश्न को। अरुण कुमार का जब हुआ तो लोगों ने बोला कि क्या हुआ होगा। मैंने बोला हुआ क्या होगा, वो बोलते होंगे इसको गौ हत्या करो। समझिए ना, गौ हत्या यानी कि इसको पूरा पूरा साई सफेदी पूरा खराब कर दो। उसने बोला होगा यार थोड़ा बहुत तो मैं कर देता, इतना मैंने नहीं करना। तो इतना नहीं करना, वो आ गया लोगों में कि इनकी वहां ट्रिप होगी बिहार, बंगाल में जब मीटिंग हो रही थी। तो कुछ दिनों के बाद उसने रिजाइन कर दिया कि मैंने इतना नहीं करना, मैं ये करने को तैयार नहीं। मैंने ये देखे हैं बहुत से ऑफिसर ऐसे करते हैं, कोई सामने बोल पड़ते हैं, कोई नहीं बोलते तो चले जाते हैं छोड़ के। ये जो छोड़ के जाता है, जहां जिसको भेजा जाता है, या जो सामने बोलता है, उसमें जरा भी कसूर, मैं आपको कहने को तैयार हूं, अगर आपका सबॉर्डिनेट आपके सामने बोलता है तो 99% टाइम आप गलत होंगे। 1% हो सकता है आपका सबॉर्डिनेट भी गलत होगा भी, क्योंकि सबॉर्डिनेट तो बोलने की कोशिश ही नहीं करता, वो तो चुप रहता है कि चलो यार हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। आगे इसको तो सिखाया ही ये जाता है कि अपने सीनियर के सामने थोड़ी उसकी जाति भी बर्दाश्त कर लेनी है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात हुई है, जो कि अभी यादव साहब भी पूरी तरह से नहीं बता रहे कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो तो पूरी वर्चुअल मीटिंग में जो हुआ वही हुआ है। बाकी भी वो सुन रहे थे, हो सकता है तब बाकियों का ऑफ हो कि उसी अकेले को डांटा हो सकता है गणेश कुमार ने ये भी ध्यान ना रखा हो कि सबका ऑन हो, सबके सामने डांट दिया। वर्चुअल मीटिंग में भी तो सभी होते हैं। तो इसलिए ये संभावनाएं दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तो हो ही रहा है चुनाव योग में, इसमें तो कोई दरा ही नहीं है। ये जो बहाना है ये कि उसको काम नहीं आता, उसने काम नहीं किया, वो नालायकी कर रहा था इसलिए हमने हटाया है, उसको हटाया इसलिए है कि कूच बिहार ने उसने बीजेपी के कहने से जो बात गलत मलत बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां करनी थी, उसको उसने मना किया होगा कि मैं इतनी बड़ी पाप नहीं कर सकता। मैं मेरे जीवन में मैंने बहुत से ऐसे ऑफिसर देखे हैं जो बोलते हैं जी, एक ब्राह्मण ऑफिसर था, मैंने बोला आपने ऐसा स्टैंड कैसे ले लिया, आपको डर नहीं लग रहा था? कहने लगा जी डर तो मेरे को लग रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला, सब जब ये चिंडाल चौकड़ी इकट्ठी होगी, मैंने बोला देखिए जी मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं गौ हत्या नहीं कर सकता। सो कई दफा डिप्लोमेसी से निकलना पड़ता है। ये ऐसी बात नहीं है वो गौ हत्या करा रहे थे, बोलते हैं गौपालक हैं, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, और वो इतनी दखलंदाजी करते हैं। मैं क्योंकि मेरे हमारे विभाग में मिनिस्टर बीजेपी के होते थे, और मैंने देखा है कि कैसे वो एक छोटी छोटी बात पे, चाय के कप की भी बात, फोटो स्टाट की बात पे भी चार्जशीट करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए इनकी ये हैबिट है कि ऑफिसर हमारे गुलाम है, वो गुलाम नहीं होते, नहीं मानते कि आपने जो करना कर लो। और मैंने तो चार्जशीटें भुगती हुई हैं, और मैंने उनका जवाब दिया एक दफा, एक लाइन में बता रहा हूँ क्यों बोलना पड़ता है। एक मिनिस्टर ने मेरे को शोकाज नोट दिया, मैंने बोला आपके पास तो ये पावर ही नहीं है देने की, हम्म। यू हैव नो राइट, you can reject my report, but you have not, because I was an inquiry officer. I was doing a quasi judicial assault. I was a quasi judicial authority doing a judicial action. So you cannot do it. वो देखे, जवाब तो देने ही होता कि आपके पास ये पावर नहीं है, आपको ये दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं था। मैंने लिखा उसमें कि आप बार बार दखलंदाजी करते रहे, जबकि आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपको केस पेश करना है सरकार ने, तो मेरे पास पेश करो अपने वकील के थ्रू।
आप कैसे मेरे को दखलंदाजी करते थे, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो। तो मैं लिख के जवाब देता हूँ ऐसे। तो इस रूप में नहीं है, होता है कि आपको लिखना पड़ता है। अब जब मेरे को ये लिखना पड़ा कि आपका अधिकार नहीं है, तो मैंने 100 दफा सोचा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए नहीं तो कुल मिलाकर ये ये मेरा जो आखिरी यादव सवाल का है है, डॉक्टर मैं गर्ग, एक मेरा। मिनट, हाँ। यादव का जो है वो बहाना बनाया जा रहा है। यादव को मजबूर करते होंगे कुछ बिहार में हाँ बीजेपी के कार्यकर्ता कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। वो उतना ज्यादा, थोड़ा बहुत तो करता होगा, मैं नहीं मान सकता कि यादव बिल्कुल ना करता होगा, लेकिन एक सीमा से ज्यादा वो जाने को तैयार नहीं होगा, जिससे फिर गणेश कुमार से इन्होंने पूरी बात बनाई और उसका इंसल्ट करके निकालना। एक होता बिल्कुल है वैसे बदलना, इंसल्ट करके जानबूझ के निकाला है। इसमें एक लाइन कह के फिर आपका सवाल लेता हूं कि आईएएस ऑफिसर जो हैं, उनकी एसोसिएशन भी सोई नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आज एक की बारी है तो कल को दूसरे की भी आई। पड़ोसी के ऑब्वियसली। जो हुआ तो अपने भी जान। तो ये आज यादव साहब से हुआ, कल को किसी चीफ सेक्रेटरी से भी ऐसे ही हो सकता है। तो इसलिए उनको सबको सोचना होगा। और गणेश कुमार के पे तो जितने चार्ज हैं, गणेश कुमार तो ऐसा बंदा ही नहीं है। गणेश कुमार के कारण तो एक व्यक्ति ने सुइसाइड किया हुआ है, वो बिल्कुल तो सबके सामने आई हुई है बात। बिल्कुल सो बिल्कुल। गणेश कुमार से ऐसी उम्मीद करना कि वो अच्छी भाषा बरतेगा, वो कानून में रहेगा, कानून का काम करेगा, क्योंकि वो जो काम करता रहा है उसी वैसे ही काम वो लोगों से बिल्कुल चाहता है। कुछ बिल्कुल। लोग नहीं करते, उनकी आत्मा नहीं मानती। अब आप सवाल कर सकते हैं। मेरा बस आखिरी सवाल था डॉक्टर गर्ग कि इसका मतलब ये है कि जो मीडिया में बताया जा रहा है कि वो बूथ की संख्या अनुराग यादव नहीं बता पाए और इस वजह से उनको निकाला गया, तो ये सब दिखाने वाली बातें हैं। असली बात यही है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी को फेवर करते हुए कुछ कार्य चाहते होंगे जिसको अनुराग यादव ने मना कर दिया, और इसी वजह से उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसको उनको ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया। नीलू जी, मैं एक बात, अभी बीजेपी वाले कैसे मजबूर करते हैं, एक लाइन से कहता हूँ। आप रोज बोलते हैं डेटा सेंटर, अभी मैं उड़ीसा का 2024 का जो असेंबली का एनालिसिस आज ही कंप्लीट किया है, तो उसमें 29 सीटें, इन्होंने 78 सीटें जीती है बीजेपी ने। जितनी सीटें बीजेपी ने जीती हैं वो बीजेडी को हराया है ज्यादा, 3 को छोड़ के, 3 में कांग्रेस गई है। वो जो बाद में एंड में वोट बढ़ा दी, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, हर चार चुनाव, उसके कारण 29 सीटें हार रहे थे। केवल जितनी बढ़ाई 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। ये यादव ने नहीं माना होगा ऐसा। ये पहले से करते आ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और ये आज की ताजा उदाहरण है। मेरे लैपटॉप में पूरा मैंने डाटा निकाला है। सो ये डाटा इलेक्शन कमीशन का है, वो बता रहा है कि कैसे ये गड़बड़ बिल्कुल करते हैं, और यादव को हटाने का यही कारण है। लेकिन ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। देश का जो स्टील फ्रेमवर्क हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी को, जो स्टील फ्रेमवर्क है ब्यूरोक्रेसी का, उसको तोड़ देंगे तो बाद में पॉलिटिशियन चला नहीं सकता देश को। देश को पॉलिटिशियन ने तो एक पॉलिसी का फैसला लेना होता है, बाकी निटी ग्रिटी डे टू डे काम जो है कानून के हिसाब से है, सब कुछ है, वो ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी को ऐसे निरुत्साहित करेंगे, उसका इंसल्ट ऐसे करेंगे, भले ही कोई ब्यूरोक्रेसी क्यों ना कर रहा हो, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये देश के लिए बहुत घातक है। ये गणेश कुमार तो आएगा जाएगा ऐसे, गणेश कुमार जैसे पता नहीं कितने आगे। हमारी गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, जित आसन हम बैठे केते बैस गया, कितने यहाँ बैठ के गए हैं, जहाँ शेषन को आज भी लोग याद कर रहे हैं, और इसको याद करेंगे दूसरे रूप में, नेगेटिव रूप में। तो इसलिए ये गड़बड़ थी। इसमें यादव का कोई कसूर नहीं मेरे को लगता। कोई, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, कोई मेरा गणेश कुमार से कोई लड़ाई नहीं, मेरे को अभी मिला भी नहीं गणेश कुमार को। लेकिन गणेश कुमार का जो बिहेवियर मैं अखबारों में देखता हूँ, जो प्रेस में देखता हूँ, जो विपक्षी दलों के साथ देखता हूँ, उससे मेरे को लगता है जब उसका फेस रीडिंग, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, फेस रीडिंग भी करता हूँ, तो उसका फेस रीडिंग भी ये बताता होता है, वो गुस्से में बात करता है, उसके अंदर कुछ और होता है, कहता कुछ और है। इसलिए उसको ही हैज टू बी। राजीव कुमार इससे बेटर था इस मामले में। वो फिर भी कभी कभी चुटकुला सुना देता था, ये दूर की बात, ये उसको, इसको यही भी नहीं आता, ये बिल्कुल माहौल को ठीक नहीं कर सकता। इसने गड़बड़ किया, गणेश कुमार का कसूर है। और भारत सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसे लेफ्ट हैंड नहीं रखने चाहिए, जिनको ये भी मालूम ना हो कि यार पूरा सिस्टम तो मत तोड़ो ना, एक आधी बात आप इधर उधर की कर देंगे। तो ये बात ठीक नहीं है, गड़बड़ हुई है। देश के प्रजातंत्र के लिए नुकसानदायक है, हमारे राष्ट्र की एकता के लिए भी नुकसानदायक है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।